एक ऐसा दंपति आया जिसके बच्चे उसको रखने के लिए तैयार नहीं थे। जी। अब वो कहाँ जाए, उसके बच्चों से बात किए, वो माने नहीं। अब वो बेचारा कहे मैं कहाँ जाऊँ, मेरे रखने की जगह कहाँ है, कहाँ रहूँ। तो हमारे संस्थापक को दिमाग में आया कि भाई इनके लिए एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जाए। जी जी। तो फिर हमने 2009 में एक वृद्धाश्रम चालू किया, संजीवनी वृद्धाश्रम के नाम से, जी। जहाँ पे ऐसे बुजुर्गों को रखा जाता है जो बेचारे निःशक्त रहते हैं, या तो जिनका कोई नहीं रहता है, या जिन्हें कोई रहता भी है तो घर से निकाल देते हैं, उनको आश्रय नहीं मिलता है। तो वहाँ पे उनको माता पिता समझ के पूर्ण सेवा भाव से उनकी सेवा की जाती है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था बढ़ते कदम के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सक्रिय सदस्य सेवादानी भाई श्री सुनील नारवानी जी। ये संस्था विगत 17 सालों से इस शहर में सेवा का अद्भुत मिसाल कायम कर रही है। सभी क्षेत्रों में इनके सदस्य सेवा भाव से जुड़े हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। तो आज हम बढ़ते कदम के संस्था के मुख्य संचालक सुनील नारवानी जी के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। इनके 4-5 क्षेत्रों में बड़े काम हो रहे हैं, जैसे वृद्धाश्रम की स्थापना, बीमार और घायल गौओं की सेवा, गायों की सेवा, उनके लिए वे बाकायदा गौशाला भी बनाकर चला रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं। इसके पूर्व उन्होंने एम्बुलेंस और फ्रीजर चलाया, देह दान का भी महान सेवा कार्य इन्होंने किया। तो ये सारी बातें कब से शुरू हुई और वर्तमान में कितने सदस्य काम कर रहे हैं, संस्था कैसे काम करती है, इन सभी बातों को हम इसलिए नारवानी जी से जानना चाहते हैं कि आम आदमी जिसे मदद की ज़रूरत हो, किसी सहायता की ज़रूरत हो, तो उनसे संपर्क करे, उनकी सेवाओं के बारे में जान सके। तो नारवानी जी, आप बढ़ते कदम के बारे में बताएं। इसके पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, और मैं जानना चाहूँगा कि आप संस्था से कब से जुड़े और संस्था का वर्तमान स्वरूप क्या है? धन्यवाद भैया। संस्था 2005 से हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री अनिल गुरु बख्शाणी द्वारा शुरू की गई। हम तभी से जुड़े हुए हैं, और 2005 में हमारे संस्थापक ने सबसे पहले शोक सभा से शुरुआत की। शोक सभा में लोगों को अनुशासन से पंक्तिबद्ध बैठाना, जी शू को पंक्तिबद्ध रखना, गाड़ी को पार्किंग पंक्तिबद्ध करना, जी। और शोक में आए हैं तो शोक संतप्त परिवार को शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि देना, मोबाइल को साइलेंट करना, आपस में लोगों को बातचीत न करें, ऐसा सिखाया गया। पंक्तिबद्ध बैठाना, जो पहले आए वो पहले जाए जी, और पंक्तिबद्ध बैठ के वो उठते अपना शोक संतप्त को श्रद्धांजलि देते हुए, सांत्वना देते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद जिसे मृत्यु हो गई घर में जी, तो उसको शमशान घाट ले जाने के लिए एक स्वर्ग रथ की व्यवस्था की गई। अच्छा। ताकि सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाए जी। घर से लेके गाड़ी की व्यवस्था की गई, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई जी। पहले के जमाने में लोग बर्फ पे रखते थे, तो उसके लिए कॉफिन फ्रीजर की व्यवस्था की गई जी जी। आज घर में कॉफिन फ्रीजर रख देते हैं, शरीर को उसमें रख देते हैं, जस का तस रहता है। इसके अलावा एक निजी मरचुरी की भी व्यवस्था की गई जी। धीरे धीरे आज शहर बढ़ता गया, लोगों के घर छोटे हो गए, फ्लैट सिस्टम आ गया जी। तो फ्लैट में लोगों को मृत्यु उपरांत शरीर रखने में दिक्कत होने लगी जी। तो एक निजी मरचुरी की व्यवस्था की गई। अच्छा। जहाँ पे किसी के बच्चे बाहर विदेश में पढ़ते हैं, 2 दिन बाद आते हैं, तो 2 दिन तक के निजी मरचुरी में रख सकते हैं। या हमारे देश के शहीद हो जाते हैं जो हमारे फौजी भाई जी, उनको भी रखने की वहाँ पे व्यवस्था है। ये स्थान कहाँ पे है नारवानी जी? ये हमारा देवेंद्र नगर में मुक्ति धाम में व्यवस्था है। 12 शव को हम वहाँ पर एक साथ रख सकते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे जगदलपुर नक्सलाइट एरियो में फौजी भाई हमारे शहीद हो जाते हैं तो 1 दिन 2 दिन यहाँ पे उनको रखा भी जाता है जी जी। उसके बाद हमें एक ऐसा दंपति आया जिसके बच्चे उसको रखने के लिए तैयार नहीं थे जी। अब वो कहाँ जाए, उसके बच्चों से बात किए, वो माने नहीं।
अब वो बेचारा कहे मैं कहाँ जाऊं, मेरे रखने की जगह कहाँ है, कहाँ रहूं। तो हमारे संस्थापक को दिमाग में आया कि भाई इनके लिए एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जाए। जी जी। तो फिर हमने 2009 में एक वृद्धाश्रम चालू किया, संजीवनी वृद्धाश्रम के नाम से जी, जहाँ पे ऐसे बुजुर्गों को रखा जाता है जो बेचारे निसक्त रहते हैं, या तो जिनका कोई नहीं रहता है, या जिन्हें कोई रहता भी है तो घर से निकाल देते हैं, उनको आश्रय नहीं मिलता है जी। तो वहाँ पे उनको माता पिता समझ के पूर्ण सेवा भाव से उनकी सेवा की जाती है और उस वृद्धाश्रम को। तो ये संजीवनी जो सेवा आश्रम है, वृद्धाश्रम है, इसके लिए तो बड़े संसाधनों की जरूरत पड़ी होगी नारवानी जी। तो क्या भवन, स्थान और सारे केयर टेकर्स की व्यवस्था, ये सब के लिए कैसा आपने तैयारी की, कैसी व्यवस्था की? सबसे पहले सर हमने भवन की व्यवस्था की, किराए का भवन लिया हमने। जी जी। वहाँ पे साफ सफाई रंग रोगन करके बेड की व्यवस्था की जी, किचन की व्यवस्था की और वहाँ पे मेड और इंचार्ज की व्यवस्था की। जी जी। फिर धीरे 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 लोगों को अवेयरनेस आया, लोग वहाँ आने लगे, तो उस हिसाब से डोनेशन के हिसाब से चलता रहा। आज भी बहुत अच्छे से सेवा तो हो रही है। संजीवनी में कितने सदस्य होंगे अभी वर्तमान में? संजीवनी में हमारे सर 24 मेंबर रहते हैं। जी जी। और एक और हमने अभी 1.5 साल पहले एक आनंद आश्रम चालू किया है, क्योंकि संजीवनी हमारा किराए का भवन है जी, और जगह छोटी है जी जी। पर हमारे पास आए दिन बुजुर्ग आते थे, रहने के लिए जगह मांगते थे और हमारे पास में ऐसा लगता था कि हम मजबूर हो गए हैं जी, कि हमारे पास बेड नहीं है जी, क्योंकि वहाँ पे 25 की कैपेसिटी है हमारी। अच्छा। उसको जगह को बढ़ा नहीं सकते, वो किराए का भवन है। जी जी। तो हमने एक जमीन खरीदी, उस पर निर्माण करवाया, जहाँ पे अभी हमारे पास में 100 बुजुर्ग रहने की व्यवस्था है और अभी वहाँ पर 36 बुजुर्ग निवासरत है। अच्छा, ये अपना खुद का भवन है? ये अपना खुद का भवन है, अवंती विहार में है जी, आनंद आश्रम के नाम से। इसके बाद आपने गौ सेवा भी शुरू की, तो गौ सेवा की प्रेरणा कैसे मिली और अभी कैसे चल रही है वो गौ सेवा? 2010 में हमारे संस्थापक को ऐसा लगा कि गाय रोड में कचरा खा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, तड़प तड़प के मर जा रही है, कोई इनकी सेवा नहीं कर पा रहा है। तो साल 2 साल तो हमने प्रैक्टिकल सेवा की, रोडों पे गायों को उठाना, जी जी, खिलाना। और उस समय हमारा नगर निगम से टाई अप भी हो रहा था पर वो एक सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। जी जी जी। तो फिर हमने गौशाला खोलने का मन किया और ग्राम मुरेठी यहाँ से 21 किलोमीटर दूरी पे है जी, और वहाँ पे हमने गौशाला का निर्माण किया जहाँ पे 216 गायों की हमने सुचारू रूप से रहने की व्यवस्था की। एक एक गाय के लिए उसके लिए अलग खाने की व्यवस्था, अलग रहने की व्यवस्था, अलग पानी की व्यवस्था। इसमें कौन सी गाय रहती है, बीमार और घायल? इसमें सब बीमार और घायल गाय ही हमारे पास रहती है। हम कोई भी दूध वाली गाय वहाँ पे हम लोग नहीं रखते हैं। जी जी। जो भी शहर में एक्सीडेंट गाय होती है हमें फ़ोन आ जाता है, हम फ़ोन के द्वारा उस गाय को उठा के ले जाते हैं और वहाँ रखते हैं। एक बार जिसको भी गाय को हम ले गए हमेशा वहीं रहती है। फिर बीच बीच में कुछ किसान भाई लोग आते हैं कि भाई हमें पालने के लिए गाय चाहिए जी जी, या खेती करने के लिए गाय चाहिए, तो हम उन्हें भी दे देते हैं। अब सेवा एक बार में वहाँ पे कितनी गाय रखी जा सकती हैं, कितनी क्षमता है अभी गाय रखने की? वहाँ पे तो हमारे पास 300 की क्षमता है सर। अभी 216 है अभी है जी। उनकी सेवादारी के लिए कर्मचारी वहाँ नियुक्त हैं? वहाँ कर्मचारी नियुक्त हैं। कर्मचारियों को क्वार्टर बना के दिए हैं, वहीं रहते हैं और वहीं उनकी सेवा करते हैं। एक डॉक्टर भी वहाँ पे हम रखते हैं जो तत्काल इलाज करता है। शहर से भी हमें जैसे लोगों की फ़ोन आती है तो हम स्पॉट पे जाके डॉक्टर को भेज के इलाज करवाते हैं। यदि वो इलाज से वहाँ ठीक हो गई तो वहीं रहने देते हैं जी जी। और बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं क्रिटिकल कंडीशन है तो हम उसको उठा के अपने गौशाला में ला के रखते हैं। एक जानकारी हमको और मिली थी सुनील जी कि देहदान का महायज्ञ आपने शुरू किया था मेडिकल कॉलेज में देहदान देने का, और इस देहदान की पहली शुरुआत हमारे संस्थापक अनिल जी के परिवार से हुई थी। क्या उस विषय में कुछ आप बताना चाहेंगे? 2007 में हमने देहदान चालू किया जिसमें सर्वप्रथम हमारे संस्थापक अनिल गुरु बख्शाणी जी की माता का देहांत हुआ जी जी। और उसके हम पीछे यदि 14 साल पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं जी तो देहदान मिलते ही नहीं थे मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। मुश्किल से गिने चुने 2-4, एक रणवीर सिंह शास्त्री का नाम आया था जिन्होंने देहदान किया था जी जी। और
इक्के दुक्के मिलते थे। तो जी। मेडिकल कॉलेज वाले लोगों को काफी बाधाएं होती थी स्टूडेंट को पढ़ाने में। पढ़ाने में। जी जी। तो हमने देहदान चालू किया और सर्वप्रथम हमारे माताजी से शुरू किया। उसके बाद लोगों को हमने अवेयरनेस किया। जी तो लोगों को भी बात समझ में आई जी और जी। लोगों ने भी स्वेच्छा से फॉर्म भर के दिया हमें कि मृत्यु उपरांत हमारे शरीर दान किया जाए। जी जी। और आज हमने 160 देह दान करवा चुके हैं, वाह। जो रायपुर सहित छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अलावा भी मेडिकल कॉलेजों में अपन पहुंचाए हैं। पिछले 10 सालों में आपने 100 से ज्यादा 160 करवाए हैं 160 देहदान और 300 हमारे पास में फॉर्म भरे हुए हैं लोगों के जो अपनी मृत्यु पर्यंत देना चाहते हैं। सुनील जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि शव वाहन और कॉफिन फ्रीजर आप उपलब्ध कराते हैं, इसके अलावा वृद्धाश्रम में वृद्धों को भी आप रखते हैं, तो या घायल गौ की सेवा के लिए आप साधन के साथ डॉक्टर को भेजते हैं, तो इसके लिए आपसे किस तरह संपर्क किया जा सकता है और आम आदमी अगर आपसे मदद लेना चाहे तो कैसे आपसे मिलेगा, किस तरह से आगे वो बात करेगा? हमारा देवेंद्र नगर में जो ऑफिस है वो 24 आवर्स खुला रहता है। अच्छा। वहाँ पे 2 नंबर है जो 24 घंटे चालू रहते हैं जी। कोई भी वहाँ पे कॉल कर सकता है। और हमारी वृद्धाश्रम हो, गौशाला है, ये सब निःशुल्क सेवाएं रहती है। जी जी। इसके अलावा हम लोग कंप्यूटर क्लासेस भी सिखाते हैं गरीब बच्चों को। अच्छा। जो कि हमारे शहर में 4 कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं अभी। अच्छा। एक काशीराम नगर में चल रहा है, एक अवंती विहार में चल रहा है, एक सुंदर नगर में चल रहा है और एक देवेंद्र नगर में चल रहा है। ये चारों जगह हमारे कोचिंग सेंटर चलते हैं जहाँ पे कंप्यूटर, टेली और एमएस लोगों को पढ़ाया जाता है और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। अच्छा। जो नशे के आदी होते हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं रहता है, खाली बैठे रहते हैं। तो हम ऐसे ही बस्तियों में जाके ऐसा कोचिंग क्लासेस का काम कर रहे हैं ताकि बच्चों को वहाँ पे शिक्षा मिले। और आज के युग में टेली की बहुत बड़ी अहमियत है। जी जी। जो बच्चा टेली सीखेगा उसको आसानी से जॉब मिल जाता है। जी जी जी। तो ये भी हम अभी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हमें ऐसा लगता है कि कोई होनहार बच्चा है जी, लेकिन पैसों के अभाव में या फीस के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है जी, तो संस्था द्वारा उसकी भी मदद की जाती है और उसे भी स्कॉलरशिप दे के और पढ़ाई में आगे बढ़ाया जाता है। सुनील जी, संस्था के सदस्यों का सहयोग तो आपको मिलता ही है। इस संस्था को अन्य और भी सेवादानी या भले मानुस सहयोग करते होंगे, तो क्या ऐसे कोई हैं व्यक्ति जो आपको बहुत प्रेरित करते हैं और सेवा करते हैं आपकी संस्था में? जी, हमारे संस्थापक स्वर्गीय अनिल गुरुजी के कुछ क्लास फ्रेंड थे, दोस्त यार थे। जी। उस समय भी वो उन्हें हमेशा मदद करते थे। जी, जी। और आज भी उनके जाने के बाद हमें भी, जैसे राजेश अग्रवाल भैया है, समय समय पे जब भी हमें उनका मार्गदर्शन चाहिए रहता है, वे बकायदा मार्गदर्शन भी देते हैं और अगर हम कहीं पे अटकते हैं तो हमारी पूरी मदद भी करते हैं। राजेश अग्रवाल जी। इतने सारे सेक्टरों में एक साथ काम करने के लिए वॉलंटियर की भी जरूरत पड़ती है सुनील जी। जी सर। तो आपकी संस्था, सबके काम धंधे हैं, शहर में सबका अपना व्यवसाय है, इतनी व्यस्तता के बावजूद आप इतने बड़े बड़े सेवा कार्यों के लिए किस तरह समय निकालते हैं और कितने मेंबर अभी एक्टिव हैं आपके यहाँ? हमारे पास सर 50 मेंबर एक्टिव हैं जी। और सारी सेवाएं हम लोग मैसेज के द्वारा करते हैं। अच्छा। सब सेवाओं को हमने एक मैसेज के ग्रुप बना के रखे हैं और मैसेज कर देता है कोई भी मेंबर कि फलानी जगह पे आज यहाँ पे सेवा है जी। तो उसको देख के लोग खुद ही हमारे मेंबर पहुंच जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो 50 लोगों के अलावा और भी सहयोगी जुड़ जाते हैं आपसे? हाँ, आते हैं सेवा में जुड़ने के लिए। हम सभी लोगों को तो जगाते रहते हैं सर, पंचायतों को भी पंचायती स्तर पे बोलते हैं भाई आओ आप लोग भी सेवा करो। तो सेवा के लिए अपने यहाँ कोई भी आता अन्य है, लोग आके सहयोग करते हैं। और हमारी संस्था की हर सेवा सर्व समाज के लिए रहती है। जी, किसी जी। एक समाज के लिए नहीं रहती जी, है। जी, जी। हमारे पास चाहे वृद्धाश्रम हो, उसमें सभी समाज के लोग रहते हैं। किसी एक समाज के लिए हमारी कोई सेवा नहीं रहती है। रक्तदान भी करवाते हैं हम, नेत्रदान भी करवाते हैं। जी, अभी नेत्रदान हमने आज तक 600 नेत्रदान करवा चुके हैं। अच्छा। अच्छा, वृद्धाश्रम में प्रवेश के लिए आप किस तरह की काउंसलिंग करते हैं? किस तरह के पात्रों को मतलब अपने यहाँ लेते हैं या उपयुक्त तो मानते हैं कि उनको रखना चाहिए?
वृद्धाश्रम के लिए पहले हमारे पास सर एक फॉर्म भरा जाता है जी। फॉर्म भरने के बाद हम उसके घर में एक बार स्क्रूटनी के लिए जाते हैं। अच्छा। कि सामने वाले को वास्तविकता में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। तो कईयों के पास तो क्या होता है कि बेटा ही नहीं है। अच्छा। बेटी है तो शादी हो गई है। अच्छा। तो अकेले हो गए जी। तो अब मजबूरी है उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना। किसी का बेटा है लेकिन बहू से उनकी जमती नहीं है, कलह में है, कलह रहती है रोज की, तो वो भी कहते हैं भाई हमें वहां ले चलो। अच्छा। तो जरूरत के हिसाब से हम सबको एंट्री देते हैं, लेकिन जिनके बेटे रहते हैं जी, हम समय समय पे उनके साथ एक काउंसलिंग कराते हैं। अच्छा। कि भाई जीवन में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है जी। अगर तुमने माँ बाप की सेवा कर ली तो भगवान की सेवा कर ली। तो उन्हें ऐसा हम समझाते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, तो ऐसा करके कई लोग समझते भी हैं और 60 लोगों को हमने इस प्रकार से घर वापसी भी कराई है। वाह, काउंसलिंग करके और वो सुखी है घर में जाके। वो सुखी है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि वो वृद्ध आश्रम में क्यों रहें, अगर परिवार के सक्षम लोग हैं तो उनको स्थान मिले, सम्मान मिले, अपनापन मिले। लेकिन आपके यहाँ भी बहुत अपनापन मिलता है और आप वृद्धों को बहुत ही आदर से रखते हैं। बीच में एक योजना की आपने घोषणा की थी कि अनाथ बच्चों को भी वहाँ रखने का प्लान किया जाए या कार्यक्रम किया जाए, तो क्या इस तरफ कोई प्रयास हो रहा है? जी, जो ये हमारा नया भवन बना है आनंद आश्रम, इसका नाम हमने आनंद आश्रम इसीलिए रखा है कि जहाँ पे वृद्धाश्रम वृद्ध भी रहेंगे, बाल आश्रम बच्चे भी रहेंगे जी, और जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे, अच्छा, उनको रहवास के लिए यहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं मिलती। अच्छा, तो उनके लिए भी अपन ने एक हॉस्टल सोचा है। अच्छा, ये आगे की प्लानिंग है। आगे की प्लानिंग है। तो उस बिल्डिंग में हमारे क्या होगा, बच्चे भी रहेंगे, जवान भी रहेंगे और बुजुर्ग भी रहेंगे। तो तीनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की काम आएंगे, तो आगे हमारे भविष्य भी बच्चों का सुधरेगा, बच्चों बड़ों की प्रेरणा मिलेगी। इस वजह से हमने उसका नाम आनंद आश्रम रखा है। और वो अभी हमारा जो बाल आश्रम वाला बिल्डिंग है निर्माणाधीन है। जी, जी। जैसे ही निर्माण हो जाएगा वहाँ पे वह प्रोजेक्ट चालू किया जाएगा। इतनी बड़ी सेवा आप करते हैं सुनील जी, आपकी टीम करती है और इस पावन कार्य के लिए, इस परमार्थ के लिए बड़ी प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, बड़े उत्साह की जरूरत पड़ती है, साहस की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है। आप सभी सदस्य किस तरह से प्रेरणा लेते हैं? आपके आदर्श कौन है या कोई ऐसी आस्था है जिससे जुड़ करके आप अपनी प्रेरणा जगाते हैं, प्रेरणा लेते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं? हमारे संस्थापक जी ने हमें जो प्रेरणा देके गए जी, हमने उन्हीं से सीखा सेवा क्या होती है, सेवा कैसे करना है। जी, जी, वे हमेशा हमें झुक के सेवा करने की प्रेरणा देते थे। जी, जी। कहीं पे भी कोई भी बात तो बिल्कुल झुक जाओ। अच्छा। तो उनकी प्रेरणा से हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जी। और अभी भी जो हमारे बाद हमारे नए सदस्य आते हैं, हम उन्हें भी वही प्रेरणा देते हैं कि भाई झुक के अनुशासन से सेवा करो। कोई आपको 2 शब्द बोलता है जी, तो उसको जवाब मत दो। बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप वो तो शिक्षा। सुनील जी, जैसे अभी रायपुर में ही ये सक्रिय रूप से चल रहा है ये संस्थान, क्या आगे भी पूरे प्रदेश में इसको फैलाने का या इसकी शाखाओं को खोलने का विचार है? जी, अभी हमारा रायपुर के अलावा ये छत्तीसगढ़ में राजिम में भी खुल गया है, टेल्डा में खुल गया है, अच्छा। बिलासपुर में खुल गया है, जी, जी। गोंदिया में खुल गया है और धीरे धीरे अभी महाराष्ट्र में भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में भी 2 ब्रांच हमारी खुल गई है और धीरे धीरे अभी एक हम ऐसी टीम तैयार करेंगे जी, जो छत्तीसगढ़ के बाहर जाके हमारी शाखाएं खोलेगी और लोगों को प्रेरणा के कार्य सिखाएगी, प्रेरित करेगी सेवा प्रेरित कार्य के करेगी लिए। कि आप भी ऐसी सेवा करिए। सुनील जी, आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिल रही है। कितनी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं आप, निस्वार्थ निःशुल्क कर रहे हैं। सब चीज़ों के लिए साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है और आपका उत्साह देख करके बड़ी खुशी होती है कि आप अन्य शहरों में भी इसकी शाखाएं खोल रहे हैं। बढ़ते कदम एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जा कर के कोई निराश नहीं होता और हर दुखी दुखियारे के आंसू पोंछने के लिए संस्था के सदस्य खड़े होते हैं। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस संस्था को राज्य सरकार ने यति यतन लाल पुरस्कार से सम्मानित किया था और यह संस्था
अपने आप में एक पहचान है। मित्रों, कभी किसी तरह की कोई परेशानी हो, दुख हो, तो बढ़ते कदम के इन सदस्यों को याद करिए, उनकी सेवाएं लीजिए। वे 24 घंटे हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं, चाहे बीमार या घायल गाय हो, चाहे कोई अनाथ बुजुर्ग हो, चाहे कोई किसी के यहाँ शोक हो गया हो, हर वक्त बढ़ते कदम साथ में रहता है। इनके सदस्य साथ में रहते हैं। हमें बड़ी उम्मीद और विश्वास और राहत है कि ऐसी महान सेवादानी संस्था इस शहर में संचालित है और उसके कर्ता धर्ता सुनील नारवानी जैसे हमारे सेवादानी सदस्य हैं। आज आपसे मिलकर के हमें बड़ी खुशी हुई। हम आशा करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग हमें मिलेगा, आपसे लोग प्रेरित होंगे। आपका हमारे साथ यह वक्त गुजारने के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।